हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने सुबह पढ़ा था संघवाद अध्याय 2। जिस संघवाद में हमने पढ़ा कि संघवाद की व्यवस्था क्या है, संघवाद किसे कहते हैं, संघवाद की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, भारत में किस प्रकार का संघवाद पाया जाता है और संघवाद की व्यवस्था को चलाया कैसे जाता है, इन सब विषयों के बारे में हमने सुबह पढ़ा था। दोस्तों, हम आगे बात करेंगे भाषाई राज्यों के बारे में। भाषाई राज्यों के बारे में दोस्तों, भाषाई राज्य से तात्पर्य है किसी राज्य का गठन वहाँ की ज़्यादा संख्या में बोली जाने वाली भाषा को उस क्षेत्र की राजकीय या क्षेत्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है। अर्थात ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में कोई भाषा या बोली है वो ज़्यादा मात्रा में बोली जा रही है, अर्थात बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं उस भाषा को बोल रहे हैं, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में बोली जाने के कारण उसे क्षेत्रीय भाषा या फिर संविधान के भाग 8 के तहत राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। दोस्तों, हम बात करें भारत की आज़ादी की, 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही भारत में एक बहुत बड़ा द्वंद्व उत्पन्न हो गया। द्वंद्व क्या था दोस्तों? हमारे यहाँ सबसे बड़ा द्वंद्व था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना, अर्थात जो राज्य हैं उन राज्यों ने मांग की कि हमारे जो भाषा है उस भाषा के आधार पर हमारा गठन किया जाए। दोस्तों, नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में 1950 के दशक में कई पुराने राज्यों की सीमाएं नए राज्यों में भाषा के आधार पर मिला दी गई। क्या हुआ दोस्तों? इस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जिनके आसपास के क्षेत्रों में दूसरे राज्य टच होते थे और उन राज्यों के लोग उस राज्य की भाषा बोलते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो पुराने जो राज्य थे उसके समीपवर्ती राज्य जो उसकी भाषा बोलते थे, उनके जो क्षेत्र उस भाषा के अंतर्गत आते थे उनको उन राज्यों में मिला दिया गया और राज्यों को उस भाषा के आधार पर नए राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया। दोस्तों, आगे हम बात करें, ऐसा ही नहीं, कई राज्यों को वहाँ की सांस्कृतिक तथा भौगोलिक स्थिति, कौन सी दोस्तों? सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी निर्मित किया गया। दोस्तों, इनमें हम देखें तो एक नागालैंड राज्य, एक उत्तराखंड राज्य, एक सिक्किम आदि राज्यों का गठन वहाँ की सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के आधार पर किया गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की। जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी के बाद, जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं में यह भ्रम था कि कहीं देश का विभाजन नहीं हो जाए। क्यों दोस्तों? यदि भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजित करेंगे तो उनको यह संदेह था कि कहीं राज्यों के विभाजन के साथ वो भारत से अलग ना हो जाए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक भाषा नीति तैयार की गई। क्या तैयार की गई दोस्तों? भाषा नीति तैयार की गई। आप जब तक इसको नोट कीजिए, हम इसके बाद पढ़ेंगे भाषा नीति। दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं भाषा नीति। भाषा नीति क्या है? अर्थात भाषा नीति के तहत ये तय किया गया कि हमारे संविधान में
हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे ये डर था कि अगर किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में नियुक्त या उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा तो क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली उस भाषा के लोग उसका विरोध करें या फिर भारत के अलग होने के लिए मांग करने लग जाए, अर्थात भारत के विभाजन की जो त्रासदी है उसको भारत पुनः झेलना नहीं चाह रहा था। इसी कारण से हमारे यहाँ एक भाषा नीति बनाई गई कि कुछ भाषाएं हैं उनको राजभाषा या राजकीय भाषा का दर्जा दे दिया जाए, किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न दिया जाए। समझ में आई दोस्तों क्या? कि हमारे यहाँ किसी एक भाषा को प्रॉपर एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि विभाजन के डर के कारण हमने ऐसा किया और बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको राजकीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया दोस्तों? राजभाषा का दर्जा। क्यों दिया गया? क्योंकि जो हिंदी भाषा है, क्योंकि हिंदी भाषा को बोलने वाले केवल 40% लोग ही थे। अन्य 60% लोग अन्य भाषा बोलते थे। क्यों हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया दोस्तों क्योंकि केवल 40% लोग ही क्या है हिंदी भाषा को बोलते थे, अन्य जो 60% लोग थे उनकी भाषा अलग अलग थी। इसलिए हमने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और राजभाषा का दर्जा देते हुए अन्य भाषाओं को भी राजभाषा का दर्जा देते हुए संविधान में उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया। दोस्तों बहुत भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान में क्या दिया? राजकीय भाषा का दर्जा दिया और उनको संविधान में संरक्षण प्रदान किया गया। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 17 में तथा अनुसूची 8 में 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में 8वीं में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से भाग की बात की हमने? भाग 17 और अनुसूची 8। अनुच्छेद कौन से हैं दोस्तों? अनुच्छेद 343 से 351 तक किसका उल्लेख है? राजभाषाओं का उल्लेख है। दोस्तों कितनी हैं राजभाषाएं?
राजभाषाएं हैं दोस्तों? 22 राजभाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 राजभाषाएं हैं दोस्तों। अधिकांश राज्य अपनी कार्य की गतिविधि अपनी राजभाषाओं में करते हैं। अर्थात जिन राज्यों की राजभाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, वे राज्य अपने जो कार्य हैं, अर्थात जो वहाँ की विधानसभा है उनके कार्य का संचालन, अर्थात राजकीय भाषा के रूप में वहाँ की जो राजभाषा है उसको काम में लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करें भारतीय संविधान में सरकारी कामकाज हेतु मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? मुख्यतः अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे 1965 में समाप्त करने का निर्णय लिया गया, परंतु अनेक अंग्रेजी भाषी राज्यों की मांग को देखते हुए इसे समाप्त नहीं किया गया। दोस्तों आपका ये टॉपिक भाषा से संबंधित या भाषाई नीति से संबंधित था, ये अब समाप्त हो गया है। अब इसके आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केंद्र और राज्य संबंध। मित्रों अब हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। मित्रों क्या होता है केंद्र और राज्य संबंध? अर्थात हमारे यहाँ दो प्रकार की सरकारें काम करती है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। इन दोनों के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं और ये दोनों किस प्रकार से समन्वय के साथ शासन का संचालन करती है, दोनों के बीच में आपस में क्या क्या मतभेद हैं, ठीक है, और कौन कौन से विवाद होते हैं और किस किस विषयों पर लेकर आपस में समन्वय बना रहता है, इसको लेकर हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों हम बात करें केंद्र राज्य संबंध में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में 1947 से लेकर लगभग 1977 तक केंद्र और राज्यों में एक दल का प्रभुत्व रहा। दोस्तों एक दल के प्रभुत्व से तात्पर्य है कि केंद्र में भी एक उसी दल की सरकारें थी और राज्यों में भी उसी दल की सरकारें थी। अर्थात हमारे यहाँ आज़ादी से लेकर लगभग 1977 तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, केंद्र और राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही। जो अवगुण था वो क्या था कि जो राज्य सरकारें हैं उन राज्य सरकारों ने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। राज्य सरकारों ने क्या नहीं किया? राज्य सरकारों ने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। इस प्रयोग नहीं करने के कारण जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकार है उनके बीच संबंध जस के तस बने रहे, अर्थात इनमें विवाद का कोई विषय रहा ही नहीं। अब नेक्स्ट आगे हुआ क्या? 1990 के बाद स्थिति हमारे यहाँ ऐसी बनी
1990 के बाद हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों 1977 तक तो बिल्कुल एक दल का प्रभुत्व था, लेकिन 1990 के बाद हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारों का जन्म होना प्रारंभ हो गया, अर्थात गठबंधन की सरकारें हमारे यहाँ शुरू हो गई। अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों, दोस्तों किसका, क्षेत्रीय दलों का उद्भव हो गया। क्षेत्रीय दलों का उद्भव हो गया। अब क्षेत्रीय दलों के उद्भव होने के कारण जिस क्षेत्र में जो क्षेत्रीय दल काम कर रहा था उसकी सरकारें बनना प्रारंभ हो गई, और उन्होंने जो मुख्य दल थे उनके साथ गठबंधन करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों अब गठबंधन की सरकार क्या होती है हम पढ़ेंगे, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्रों, गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है? गठबंधन की सरकार से क्या आशय है? आशय है किसे कहते हैं गठबंधन की सरकार? जैसे राजस्थान राज्य और राजस्थान राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या 200 है। कितनी है दोस्तों? 200। अब किसी भी दल को बहुमत के लिए 50% +1 अर्थात इसका 100 प्लस 1 सीट अर्थात 100 सीट होना जरूरी है। परंतु मान लो किसी भी दल के पास बहुमत नहीं आए, जैसे पिछली गवर्नमेंट की हम बात करें 2019 में, जब 2019 के जब इलेक्शन हुए तब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो क्या किया कांग्रेस ने किसके साथ? कांग्रेस ने अन्य दल प्लस जो निर्दलीय उम्मीदवार तो इनके साथ मिलकर, उम्मीदवारों के साथ मिलकर सरकार बनाई। दोस्तों यहाँ गठबंधन होता है किसी न किसी लाभ के ऊपर। कांग्रेस क्या करती है, जो अन्य दल के लोग हैं उनको कुछ न कुछ लालच देती है कि हम आपके इस व्यक्ति को या इतने व्यक्तियों को हम क्या बना देंगे, मंत्री बना देंगे या कुछ महत्वपूर्ण पद दे देंगे। ऐसे ही निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ भी समझौता किया जाता है, और इस समझौते के तहत बनी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। अर्थात गठबंधन की सरकार से आशय है ऐसी सरकार जिसमें किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर अन्य दलों के साथ कुछ समझौते के तहत गठबंधन किया जाए, उसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? हमने अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया? संघवाद पढ़ लिया। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद की विशेषताएं पढ़ लिया हमने। भारत में किस प्रकार के संघवाद है, संघवाद की व्यवस्थाएं कैसे चलती है, भाषाई नीति क्या है, ठीक है, भारत में भाषाई नीति किस प्रकार की है, भारत में कौन कौन सी राजभाषा है। इसके बाद में हमने पढ़ा गठबंधन की सरकार से क्या तात्पर्य है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे भारत में विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है दोस्तों सत्ता का बहुत सारे स्तरों पर विभाजन कर देना, अर्थात सत्ता का बंटवारा कर देना, उसे ही कहते हैं विकेंद्रीकरण। भारत में सरकारें 3 स्तर पर कार्य करती है। 3 स्तर पर कार्य करती है। प्रथम स्तर है दोस्तों केंद्र सरकार। दूसरा स्तर है दोस्तों राज्य सरकार। और तीसरा स्तर है दोस्तों यह है स्थानीय स्वशासन।
क्या है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन। अर्थात हमारे यहाँ जो सरकार के स्तर है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब हमारे यहाँ जो संघीय शासन व्यवस्था के तहत सत्ता के जो स्तर बनाए गए हैं, उन स्तरों में जो सबसे निम्न स्तर है वो स्थानीय स्वशासन है। और जो शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है, इसे ही कहते हैं विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन का उद्भव 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है मित्रों? बगदरी गांव, नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था अर्थात स्थानीय स्वशासन के सबसे निम्न स्तर का उद्घाटन किया था, और ये हमारे राजस्थान के नागौर जिले में स्थित था। तो राजस्थान भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य था। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था। दोस्तों, राजस्थान के बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। कब लागू किया दोस्तों उसने? 11 अक्टूबर 1959। और कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था। अर्थात सबसे पहले हमने स्थानीय स्वशासन को अपनाया। धीरे धीरे भारत के अन्य राज्यों ने भी इस स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया को अपनाया। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन जो शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार से छोटे छोटे स्तरों में विभाजित है। स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से कार्य करता है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। मित्रों, हम बात कर रहे थे स्थानीय स्वशासन की। अब स्थानीय स्वशासन को कुछ शक्तियाँ केंद्र से और कुछ शक्तियाँ राज्यों से लेकर के प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था को ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? तो दोस्तों, जब केंद्र व राज्य सरकारों से कुछ शक्तियाँ लेकर स्थानीय स्वशासन को प्रदान की जाती है तो उसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। दोस्तों, जब केंद्र और राज्यों से कुछ शक्तियां लेकर के स्थानीय स्वशासन अर्थात जो निम्न स्तर की शासन व्यवस्था है उसको प्रदान की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन को 2 स्तरों में विभाजित किया गया है। कितने स्तरों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 2 स्तरों में। एक तो पहला है नगरीय स्वशासन। कौन सा है? नगरीय स्वशासन। दूसरा है मित्रों ग्रामीण या पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, इसे ग्रामीण स्वशासन भी कह सकते हैं। अब जो 2 स्तर है इनको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत में जो स्थानीय स्वशासन है इसको कितने स्तरों में बांटा गया है?
दो स्तरों में, दो स्तरों में बांटा गया है। हम प्रथम स्तर की बात करें, पहला है नगरीय नगरीय स्वशासन। कौन सा है दोस्तों? नगरीय स्वशासन। अब नगरीय स्वशासन में 3 स्तर हैं। नगरीय स्वशासन के कितने स्तर हैं? इसके 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, वो अपन देखें। पहला एक होता है, सबसे निम्न स्तर होता है, वो होता है नगर पालिका। क्या होता है दोस्तों? नगर पालिका। दूसरा होता है दोस्तों नगर परिषद। दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? नगर परिषद। और तीसरा होता है दोस्तों नगर निगम। नगर निगम। दोस्तों, जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 20,000 से 1 लाख तक 1 लाख तक है, वहाँ नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है। और दोस्तों, जो नगर पालिका होती है, इस नगर पालिका के अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चेयरमैन कहते हैं। और जो नगर पालिका में कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, उन्हें पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, कुछ सदस्यों पार्षदों से और चेयरमैन से मिलकर के नगर पालिका का गठन होता है। हम बात करें नगर परिषद की, जहां जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक, कहाँ तक है? 5 लाख तक है दोस्तों। वहां नगर परिषद का गठन किया जाता है। और जो नगर परिषद है, इसके अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सभापति। ठीक है। और इसके जो अन्य सदस्य हैं, उनको पार्षद कहा जाता है। उनको पार्षद कहा जाता है। दोस्तों, हम बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम की व्यवस्था 5 लाख से अधिक जनसंख्या 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है, उन शहरों में नगर निगम की व्यवस्था की गई है। और जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है, उसे दोस्तों मेयर या महापौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मेयर या महापौर कहते हैं। और जो अन्य सदस्य हैं, उनको यहाँ पे भी क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। दोस्तों, ये हो गया नगरीय स्वशासन का जो 3 स्तर है, उन 3 स्तरों का विवरण। पहला स्तर है नगर पालिका, दूसरा है नगर परिषद और तीसरा है नगर निगम। नगर पालिका का गठन 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या तक होता है और इसका अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। इसके अन्य सदस्य पार्षद होते हैं। चेयरमैन के अलावा एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है। दोस्तों, नगर परिषद का गठन 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में किया जाता है और इसके अध्यक्ष को सभापति कहते हैं। और सभापति के साथ साथ जो कार्य करता है, उसे उपसभापति तथा अन्य सदस्यों को पार्षद के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसके आगे है नगर निगम। जो नगर निगम है, इसका गठन 5 लाख से अधिक जनसंख्या पर किया जाता है और इसका जो अध्यक्ष होता है, उसे मेयर तथा जो उपाध्यक्ष होता है, उसे डिप्टी मेयर कहा जाता है, जबकि अन्य सदस्यों को पार्षद कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्रामीण स्वशासन की, अर्थात इसका जो भारत में स्थानीय स्वशासन है, इसका दूसरा स्तर है, उसकी हम बात करने वाले हैं। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ग्रामीण स्वशासन की। अब देखो, ग्रामीण स्वशासन को भी 3 स्तरों में, कितने स्तरों में? 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 स्तर है दोस्तों? सबसे निम्न स्तर है, उसको बोलते हैं हम ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, कुछ गांवों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है और जो इसका मुखिया होता है, उसको सरपंच कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सरपंच। तथा जो अन्य सदस्य होते हैं, उनमें उपसरपंच तथा कौन होते हैं दोस्तों? वार्ड मेंबर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें, इसका जो दूसरा स्तर है, मध्यम स्तर जिसको कहा जाता है, उसको बोलते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति के प्रमुख को हम प्रधान कहते हैं दोस्तों। प्रधान की सहायता के लिए एक उप प्रधान, जबकि अन्य सदस्यों को पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्षद कहते
हैं। और इसका जो तीसरा स्तर है दोस्तों, जो जिसे हम उच्च स्तर भी कहते हैं, ग्रामीण स्वशासन का उच्च स्तर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जिला परिषद। क्या कहते हैं? जिला परिषद। जो जिला परिषद है इसके जो मुखिया हैं उसे जिला प्रमुख कहते हैं, तथा जिला प्रमुख की सहायता के लिए उपजिला प्रमुख, उपजिला प्रमुख तथा जो अन्य सदस्य होते हैं उनको पार्षद कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है। दोस्तों ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, अर्थात हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, पहला सत्ता की साझेदारी और दूसरा संघवाद। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट तीसरा चैप्टर है वो है लोकतंत्र और उसकी विविधताएं, लोकतंत्र और उसकी विविधताएं, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। हमारे इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।